हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का टीचिंग परीक्षा के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है 3 मार्च और आज देखते हैं क्या क्या हुआ है दुनिया में। तड़प तो होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच और सपने तो हर कोई देखता है। कामयाबी की तड़प सब में होनी चाहिए। सपना देखना बुरी बात नहीं है, सोचना बुरी बात नहीं, लेकिन तड़प बहुत जरूरी होती है और काम भी करना पड़ता है। चलिए कल इससे पहले वाले हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि जर्मनी के अगले चांसलर कौन बनने वाले हैं। और ऑफ कोर्स फ्रेडरिक मर्ज, एंजेला मर्केल, या इनमें से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका जो 15 से सेकंड का वक्त था वो तो वैसे भी खत्म हो चुका, लेकिन आपको ये पता ही है इसका आंसर कि फ्रेडरिक मर्ज क्या होने वाले हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर होने वाले हैं। जर्मनी के अगले चांसलर के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। एंजेला मर्केल, ये जो ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है, एंजेला मर्केल एक महिला, वो जर्मनी की चांसलर थी और दुनिया में सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर हुआ करता था। लेकिन आज हमारा आंसर है एन फ्रेडरिक मर्ज। अगला क्वेश्चन रिवीजन का देख लेते हैं। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन, RTEF? ऑप्शन से साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, एन चंद्रशेखर। 15 सेकंड का वक्त मैं आपको दे देता हूँ, याद करके बताइए। हमने पिछले हफ्ते ये सारी बातें पढ़ी थी। रतन टाटा एंडोमेंट फंड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, एन चंद्रशेखर और मेहली मिस्त्री जी। आपका समय खत्म होता है अब। देखिए रतन टाटा जी तो अभी नहीं रहे, उनका अभी है नहीं, हमने देखा कि उनका देहांत हो चुका है ऑलरेडी। साइरस मिस्त्री भी यहाँ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन और आंसर, अगर आपने इसका सही आंसर दिया है कि वेरी नाइस, यस, आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है। एन चंद्रशेखर, इनकी नियुक्ति हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार ई एफ आई आर किस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई? इन विच पुलिस स्टेशन वाज इंडिया फर्स्ट ई एफ आई आर रजिस्टर्ड? लखनऊ पुलिस स्टेशन, दिल्ली पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस स्टेशन या खरेव पुलिस स्टेशन? चलिए 15 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या खरेव पुलिस स्टेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 3, भारत में पहली बार ई एफ आई आर किस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है? वेरी गुड, डी। यस। 15 सेकंड का समय आपके लिए काफी है और उसने आपने दे ही दिया इस सवाल का जवाब। खरेव पुलिस स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सा है स्टेट में है? जम्मू कश्मीर, हमें याद रखना है। इसमें पहली ई एफ आई आर जो ईमेल के द्वारा प्रस्तुत की गई है, ईमेल के द्वारा की गई है। याद रहे, ईमेल के द्वारा आपको ये एफआईआर करनी है और कर सकते हैं। और पहला पुलिस स्टेशन खरेव, जम्मू कश्मीर का। आगे बढ़ना है हमें। भारत में किन राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य बनाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड रीजनल लैंग्वेजेस कंपलसरी सब्जेक्ट्स? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ऐसा भी हो सकता है। 15 सेकंड में आपको इसका भी जवाब देना है। करेव पुलिस स्टेशन वाला हो गया। यस। क्वेश्चन 4, भारत में किन राज्य सरकार ने क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेजेस, जो राज्य की भाषा होती है, तो कौन से स्टेट ने उन भाषाओं को अनिवार्य बनाया हुआ है? और आपका 15 सेकंड खत्म हो चुके हैं और इसका सही आंसर है पंजाब और तेलंगाना। अगर आपने पंजाब और तेलंगाना आंसर दिया, वेरी गुड। आप में से मैक्सिमम लोगों ने पंजाब और तेलंगाना दिया है। ओके, पंजाब की पंजाबी और तेलंगाना की तेलुगु, ऐसी दो भाषाएं हैं। पंजाब स्टेट की पंजाबी ऑब्वियसली, और तेलंगाना की तेलुगु। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। भारत में जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द जल थल रक्षा 2005 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड? आपके पास है पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, बेट द्वारका। ये 3 ऑप्शन है और नीचे वाले ऑप्शन तो आपको पता ही है, उनको नहीं पढ़ेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, बेट द्वारका। 15 सेकंड का वक्त अगर चाहिए होगा तो ले लीजिए, 15 सेकंड ओनली। भारत में जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ओके, 15 सेकंड की भी जरूरत नहीं, आपने सही में इसका आंसर जल्दी से दे दिया। चलो, आप लोग सारी चीजें रिवाइज कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, यही बहुत है। नेक्स्ट, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक किसकी रचना है? विच हुज बुक, किसकी बुक है? इज लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये बुक किसकी है? अरुंधति राय, नमिता गोखले या फिर चेतन भगत? आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड। आप लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक ये किसकी रचना है? हुज बुक इज द लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज? ये रचना अरुंधति राय की है, नमिता गोखले की है या चेतन भगत की है? ओके, वेरी गुड। आपका समय खत्म हो चुका है और ये किताब है नमिता गोखले। नमिता गोखले, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रिवीजन वाला। ब्लू वीजा वो किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? विच कंट्री लॉन्च्ड ब्लू वीजा? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीराती? ये 3 है। ठीक है, अमेरिका, यूके
और सही यूएई, देखिए यूएसए, यूके एंड यूएई, इन तीनों में से किसने इसको लॉन्च किया है? ब्लू वीजा की बात चल रही है, गोल्ड वीजा की बात नहीं, बात हम ब्लू वीजा की कर रहे हैं। ब्लू वीजा किसने लॉन्च किया है? यस, यूएसए है। देखिए इनके शॉर्ट फॉर्म देखिए, यूएसए, यूके एंड यूएई, ये तीनों में से किसने है? और सही अगर आपने दे पाए इसका आंसर, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही, वो बढ़िया। आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर पा रहे हो। संयुक्त अरब अमीराती, यूएई, याद रखिए, यूएई ने ये वाला नया वाला वीजा लॉन्च किया है, ब्लू वीजा है जिसका नाम। नेक्स्ट वाला वीजा, प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the Prani Mitra and Jeev Daya Award Ceremony 2025 held? प्राणी मित्र एंड जीव दया, ये अवार्ड विज्ञान भवन नई दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं? विज्ञान भवन नई दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, क्या आपको लगता है कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार, 15 सेकंड का वक्त शुरू हो चुका है आपका ऑलरेडी। अच्छा, वेरी गुड, आप लोग रिवाइज कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार। अगला क्वेश्चन रिवीजन के लिए, 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? सबसे मूल्यवान ब्रांड, विच इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2025? 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा समूह है, या इन्फोसिस है? 2025 की बात चल रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह या इन्फोसिस, इनमें से कौन सा भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड है? ओके, इसका, ओके, वेरी गुड, सब लोग ए। अच्छा, कंफ्यूजन है, 15 सेकंड ले लीजिए और थोड़ा सा सोचकर बताइए। रिलायंस और टाटा समूह में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लगता है आपको है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा है, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से रिकॉल कीजिए, रिकॉल कीजिए क्या था वो, रिलायंस था या टाटा था? इन्फोसिस तो ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आपका 15 सेकंड का वक्त तो वैसे ही खत्म हो चुका है। याद रखें, ये टाटा समूह है, कौन सा है? टाटा, टाटा ग्रुप इज द, ओके, टाटा ग्रुप क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2025 भारत के लिए, याद रखें, टाटा है, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो। रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है, टाटा समूह है। ओके, चलिए, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का 18वां अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 18th इन्वेस्टिट्यूशन सेरेमनी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्ड? मुंबई, विशाखापट्टनम या भारत मंडपम? चलिए, 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। मुंबई में आयोजित हुआ, विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, या फिर भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ? कोई किसका? लेकिन भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का 18वां अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? वेरी गुड, समय तो खत्म हो चुका है और इसका सही आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? कौन से राज्य में किया गया? विन विच स्टेट वॉज द शिक्षा संजीवनी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च? कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में? 15 सेकंड का वक्त है आपके पास, 15 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। 15 सेकंड में बताइए जल्दी से। शिक्षा संजीवनी, और आपका 15 सेकंड का वक्त हो चुका है खत्म। और इसका सही आंसर, अगर आपने राजस्थान शिक्षा संजीवनी, याद करिए बिल्कुल, राजस्थान में इसका क्या हुआ है? शुभारंभ किया गया है, शिक्षा संजीवनी राजस्थान। ठीक है, चलते हैं। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025? आपका समय शुरू होता है अब, आपके पास ऑप्शंस है, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, किसने इसका उद्घाटन किया है? भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, नितिन गडकरी, या फिर पीयूष गोयल? आपका समय हो चुका है खत्म और सही आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने क्या किया है? भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है। चलिए, ये थे हमारे रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने जो पिछली वाली क्लास में पढ़ा था उन सारी चीजों का रिवीजन कर लिया। आप भी बढ़िया तरीके से आप इसको रिकॉल कर पाए, और रिकॉल करने से, रिवीजन करने से चीजें क्या हो जाती है? याद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये आप दो तीन बड़े बड़े हाथी देख रहे हो, क्या देख पा रहे हैं? आज है 3 मार्च, और 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मन हर देखिए, हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे रहा है ना, वर्ल्ड इंटरनेशनल
वाइल्ड लाइफ डे कहेंगे, कभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहेंगे, कोई बात नहीं। तो वन्य जीव दिवस होता है 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किसका है लेकिन? यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3 मार्च। 3 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स, पूरी दुनिया के एनिमल्स और प्लांट्स, जानवर, पशु और पेड़ पौधे, इनको सेलिब्रेट करने के लिए, इनकी याद रखने के लिए, इनको बचाने के लिए ये हम क्या करते हैं? यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं एवरी ईयर। ओके। और इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। याद रहे, कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जा सकता है, 3 मार्च वाला ये दिन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ओके। तो हम भारत में भी ये काम करते हैं, भारत में भी प्राणियों को बचाने के लिए यस क्या करते हैं? बहुत सारे उपाय करते हैं। हमारे यहाँ एक्ट भी है 1972 का, 1972 का एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संवर्धन कानून है हमारे पास। कब का है? 1972 का एक्ट है हमारे पास। याद रहे कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमने 1972 में एक्ट बनाया था, कानून बनाया था, और उस एक्ट के तहत हम बहुत सारे ढेर सारे प्राणियों को बचाते हैं, जिनको मरने से, जिनकी संख्या कम होने से हम बचाते हैं। चलिए अगला, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व, अब बारी है विश्व ना, हमने प्राणियों को बचा लिया, अब बारी है नागरिकों को बनाने बचाने की। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक सुरक्षा, आपदा की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ओके। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से, देखिए आपदाएं कैसी, प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका को उजागर करना। ये जो हम 2 दिन मनाते हैं, कौन सा? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, या फिर इसे कहेंगे सिविल डिफेंस डे। ओके। तो इसको नागरिकों की सुरक्षा, आपदा की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये 1 मार्च को ये जब दिन हम मनाते हैं उसका उद्देश्य है। इसकी थीम क्या है 2025 की? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या के लिए सुरक्षा की गारंटी। ओके। 2025 की थीम हुई है सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर पॉपुलेशन। ये गारंटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए मजबूत आपदा प्रबंधन रणनीतियों और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देना है। सरकारों और एजेंसियों को आपदा प्रकृतिया प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना। तो याद रहे 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस, सिविल डिफेंस डे। यस, राहुल कुमार जी हैप्पी बर्थडे। आपका अगर हैप्पी बर्थडे आज है तो आपको हैप्पी बर्थडे। चलिए, दिया सलाई पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई, हुज ऑटोबायोग्राफी इज दिया सलाई? दिया सलाई पुस्तक कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे कैलाश सत्यार्थी। पुस्तक है इनकी दिया सलाई। लेखक है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी 2014 में। कब? 2014 में, आज से लगभग 11 साल पहले 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तो विषय क्या है? बाल अधिकार, सामाजिक न्याय और वैश्वीकरण। अब जो जो ना कैलाश सत्यार्थी जी ने दिया सलाई नाम की किताब लिखी है, तो उनमें से बाल, उसमें विषय है बाल अधिकार, बच्चों के अधिकार, सामाजिक न्याय और वैश्विक करुणा। ओके, याद रहे। ये नोबेल प्राइज भारत में बहुत कम लोगों को मिले हैं। क्या आपको पता है कितने लोगों को, भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है? अगर आपको पता है तो आप जिन, चलिए आपको अभी अगले 2 मिनट का होमवर्क दे देता हूँ, क्लास वर्क। चलिए, भारत में जिन जिन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिले उनका नाम आप अपने कमेंट में टाइप कर सकते हैं। भारतीयों को, किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिले हैं, आप उनका नाम कहाँ टाइप, आप नाम टाइप कर सकते हैं। मैं देखूंगा किसको किसको नोबेल मिला है। ओके। तो प्रकाशन का उद्देश्य क्या है? ये जो इन्होंने दिया सलाई नाम की किताब प्रकाशित की है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? बाल श्रम उन्मूलन। बाल श्रम उन्मूलन मतलब जो चाइल्ड लेबर होता है उसको हटाना है, कि बच्चों को काम पे नहीं भेजना है। शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को उजागर करना। याद रहे इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बाल श्रम उन्मूलन। किस चीज का उद्देश्य हमने पूछा है? कैलाश सत्यार्थी जी ने इन, ये जो दिया सलाई किताब लिखी है उसका उद्देश्य। वेरी गुड। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी मिला है, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, यस।
हाँ, आप नाम टाइप कर पढ़ रहा हूँ मैं। यस यस यस, रविंद्रनाथ टैगोर जी को बिल्कुल साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ओ वेरी गुड। यस। कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, वेरी गुड। बहुत सारे नाम आपके पास है, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। आप याद करते रहिए, मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके। चलिए, सत्यार्थी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव इसमें कौन से व्यक्तिगत अनुभव इस बुक में उन्होंने क्या किया है, साझा किया है। विदिशा मध्य प्रदेश में साधारण शुरुआत, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, विदिशा मध्य प्रदेश में। अब ये देखिए, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का नेतृत्व। देखिए, ग्लोबल मार्च है, ग्लोबल मार्च का मतलब दुनिया भर में हम क्या करेंगे, घूमेंगे, वो जो मार्च निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये जो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का उन्होंने नेतृत्व किया था, और 186 186 देशों तक ये उनका ग्लोबल मार्च चला था। यस, मदर तेरेसा को भी मिला था। ओके, मलाला यूसुफजई को भी मिला है, लेकिन वो मलाला यूसुफजई भारत की है क्या, नहीं, मलाला यूसुफजई हमारे पड़ोस देश ओके, कहाँ की है, पाकिस्तान की है। ठीक है। तो ग्लोबल मार्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में, दुनिया का चक्कर लगाने वाला मार्च था। तो ये ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब बाल श्रम के विरुद्ध उन्होंने ये, चाइल्ड लेबर के विरोध में उन्होंने ये मार्च किया था। माय गॉड। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, तो ग्लोबल, हाँ, तो ये सबसे हमको याद रखना है, ये जो ग्लोबल मार्च है, ये ग्लोबल मार्च हमको याद रखना है, चाइल्ड लेबर के विरोध में उन्होंने किया था, और उसका नेतृत्व उन्होंने किया था, और 186 देशों तक ये पहुंचा था। नोबेल का शांति का पुरस्कार कौन से कैटेगरी में, शांति, पीस में, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज था वो, ये क्या था, नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज उनको 2014 में मिला था। आईजीएनसीए और सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन द्वारा चर्चा होती है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। ओके। और चर्चा में सामाजिक न्याय, बाल अधिकारों को वैश्विक करुणा पर इन्होंने क्या किया है, जोर दिया है। तो याद रखना है हमें कैलाश सत्यार्थी जी की इस किताब को, और कैलाश सत्यार्थी जी के नोबेल प्राइज को कौन से कैटेगरी मिला था, शांति के वाले, पीस वाले कैटेगरी मिला था। ग्लोबल मार्च इनका इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबल मार्च को हमको याद रखना है, इसका उन्होंने नेतृत्व किया है, और 186 देशों तक ये इनका ग्लोबल मार्च पहुंचा था। ठीक है। चलो, आधार सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आधार सुशासन जो पोर्टल है, कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाँ, चलो, वो यही तो कह रहे थे कि आज की हमारी क्लास में कोई मंत्री जी अब तक क्यों नहीं आए हैं। तो आज के हमारे मंत्री हैं, आज के हमारे गेस्ट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी आज के हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे मंत्री है। ठीक है। तो चले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आधार सुशासन लॉन्च किया है। लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उद्देश्य क्या है, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना। क्या है ऑब्जेक्टिव इसका, टू सिंप्लीफाई, स्ट्रीमलाइन, तो क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। ओके, हम जो भी किसी भी जगह पे आधार का यूज करते हैं, तो आधार के लिए हमें ओटीपी आता है, तो उसका हमें ऑथेंटिकेशन करना है। तो उस जो प्रोसेस को है, वो वाली जो प्रोसेस है, उसको सुचारू रूप से चलाना, सिंप्लीफाई करना और स्ट्रीमलाइन करना, जैसे कि हमारे काम जल्दी जल्दी हो। तो ये लॉन्च किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, और उसके मिनिस्टर है हमारे अश्विनी कुमार वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी इसके मंत्री। तो याद रहे, आज के हमारे मंत्री कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जी। ओके। चलिए, अभी जो हमने पढ़ा है, चलिए जल्दी से इसका रिवीजन हो जाए। नागरिक सुरक्षा, आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य किस तिथि को मनाया जाता है, कौन सा वो दिन है जिस दिन नागरिक सुरक्षा, आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य मनाया जाता है। कौन सा दिन है, आपको 15 सेकंड मिलते हैं, 15 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए, 5 फिर से 5 होने तक
28 फरवरी को मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 5 जून को मनाया जाता है? 28 फरवरी, 1 मार्च, 5 जून, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या यस यस ऑप्शन ऑप्शन भी लिख रहे हैं या और डेट भी लिख रहे हो? ये 15 सेकंड का आपका वक्त हो चुका है खत्म। और 1 मार्च को क्या करते हैं हम? ये वाला दिन नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 3 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। अगला क्वेश्चन रिवीजन के लिए हमारे, नेक्स्ट, हाल ही में आईजीएनसीए और सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन द्वारा आयोजित चर्चा में, जो चर्चा आयोजित की थी, किन विषयों पर जोर दिया गया? तो ये जो अभी अभी आईजी एनसीए द्वारा हुई थी, कल्याण सत्यार्थी को जो हमने पढ़ा था, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट पर चर्चा जो हुई थी और उसमें किस पर जोर दिया गया था? उसमें सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया था, बाल अधिकारों पर जोर दिया गया था, या फिर वैश्विक करुणा पर जोर दिया गया था? तो ये आपने सही समझा है। उपरोक्त में से एक से अधिक सोशल न्याय, सोशल जस्टिस, चाइल्ड राइट्स और वैश्विक करुणा, इन तीनों चीजों पर इस बैठक में जोर दिया गया था। वेरी गुड सच। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? चलिए बताइए, 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। कौन से वर्ष कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था? और वो भी कौन सा था? शांति नोबेल प्राइज पुरस्कार, पीस वाला नोबेल पीस पुरस्कार। 2006 में, 2010 में, या 2014 में? और यहाँ ऑप्शन में 2011 है ही नहीं। कब मिला था? 2006 में, 2010 में, या 2014 में? और आपका समय खत्म होता है अब। और ये पुरस्कार मिला था सी, ऑप्शन सी, 2014 में। ओके, 2014 में मिल गया था। नेक्स्ट वाला, आईजीएनसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? आईजीएनसीए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किस मंत्रालय के तहत काम करता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज आईजीएनसीए फंक्शन? संस्कृति मंत्रालय के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत? कौन से मंत्रालय के तहत ये काम करता है आईजीएनसीए? चलिए, थोड़ा सा जीके टाइप क्वेश्चन है, जीके टाइप क्वेश्चन है, बता दीजिए। सूचना और प्रसारण याद कीजिए, हमने अभी अभी जो पढ़ा था उसमें से है या किसी और चीज में से है? तो याद रहे, यहाँ पे सी, ए, बी, सी सब लोग बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है वेयर, फिर से ये इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। देखिए, थोड़ा सा हम लॉजिक लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, तो कला किस चीज से रिलेटेड होती है? कला हमारे कल्चर से रिलेटेड होती है, संस्कृति से रिलेटेड होती है, इसलिए संस्कृति। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था कि यस, आपके लिए ट्विस्ट था ये क्वेश्चन। देखते बोला आपका कितना अवेयरनेस है। हमने सूचना प्रसारण में और मानव संसाधन विकास ये पढ़ते पढ़ते सुना था, लेकिन इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कहाँ पे? संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करता है, क्योंकि कला और संस्कृति एक साथ साथ चलती है। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज? शिक्षा में सुधार के लिए, बाल श्रम उन्मूलन और बाल अधिकार संरक्षण के लिए, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए? कैलाश सत्यार्थी जी को 15 सेकंड में आपको अगर आंसर देना है तो 15 सेकंड में अभी आपको दे देता हूँ। शिक्षा में सुधार, बाल श्रम उन्मूलन और बाल अधिकार संरक्षण और महिला सशक्तिकरण, किस चीज के लिए उन्हें मिला है? और आपका 15 सेकंड का वक्त भी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। और इन्हें किस चीज के लिए मिला है? बाल श्रम उन्मूलन और बाल अधिकार संरक्षण, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए उन्हें क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखें, नोबेल पुरस्कार भी है और कौन सा वाला है? शांति वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मंत्रालय को याद रखें। हाँ, अश्विनी वैष्णव जी को हम याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द न्यू इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? का इसका उद्देश्य क्या है? ये जो नई पहल उन्होंने शुरू की है, उसका क्या मुख्य लक्ष्य है? डिजिटल लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, या फिर आधार प्रमाणीकरण और अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना? आप 15 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। लंबे लंबे चौड़े चौड़े इसके ऑप्शंस है, तो देख देख पाएंगे आप तो पढ़ पाएंगे, इसलिए 15 सेकंड जरूरी है। ठीक है, ओके। सबने लिखा है कि आधार से रिलेटेड सर, तो आधार से रिलेटेड है तो यही सही होगा कि आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना क्या है? ये इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, चलते हैं आगे।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी सीईओ डीवाईसीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, याद रहे, एसबीआई बैंक नहीं है। इसका नाम है दोरा बाबू दपाटी। किसका है? दोरा बाबू दपाटी, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ बोर्ड द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर इनको क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। तो याद रहे, एसबीआई क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, हमारा एलआईसी होती है उस टाइप, एसबीआई की भी लाइफ इंश्योरेंस है। तो याद रहे, दोरा बाबू दपाटी, दोरा बाबू दपाटी, इनको क्या किया गया है? डिप्टी, DEPUTY, डिप्टी वर्ड याद रहे। ओके डिप्टी सीईओ है, पूरे मतलब मेन सीईओ नहीं है, वो डिप्टी सीईओ है, ये हमें याद रखना है, मतलब सीईओ के नीचे वाले, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भारत का पहला पहला कह रहे वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड? कहाँ पे वर्ल्ड पीस सेंटर तैयार किया गया रहा है? तो है ये इसका आंसर गुरुग्राम में। उद्घाटन का विवरण देख लेते हैं। इसका स्थान, उसका उद्घाटन कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में होगा। स्थापना जैन आचार्य, कौन से? जैन आचार्य लोकेश मुनि और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से। किसके किसके? जैन आचार्य और अहिंसा विश्व भारती, इन दोनों के प्रयासों से क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र, और वो भारत का पहला है, इसकी स्थापना की जा रही है। कि याद रहे गुरुग्राम गांव का नाम। ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्देश्य और भूमिका क्या है? शांति, अहिंसा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, शांति की शिक्षा और पर्यावरण। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर वर्ल्ड पीस सेंटर है तो ये पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं? आजकल सारे लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करेगा। समानता और संस्थागत शांति निर्माण को सशक्त बनाना, सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास। यहाँ देखिए और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सतत विकास को मजबूत करना, सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। निष्कर्ष, वर्ल्ड पीस सेंटर आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा। किन किन चीजों का? ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा। यह भारत की विश्व शांति में योगदान को दर्शाता है और एक ऐतिहासिक पहल ये साबित होगा। चलिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे निर्माण हो रहा है? हमारा वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में। कौन कौन कर रहे हैं? जैन आचार्य लोकेश मुनि और अहिंसा विश्व भारती, इन दोनों के प्रयासों से। ओके चलिए, जहान ए खुसरो महोत्सव किससे संबंधित है? कौन सा महोत्सव? जहान है खुसरो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, किस चीज से रिलेटेड? तो ये सूफी संगीत और संस्कृति से रिलेटेड है। जहान ए खुसरो, ये जो महोत्सव है सूफी संगीत और संस्कृति से रिलेटेड है। इसका परिचय कर लेते हैं। सूफी संगीत और संस्कृति का उत्सव। स्थान सुंदर नर्सरी नई दिल्ली, याद रहे कहाँ पे हो रहा है? ये सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये चला था, खत्म हो गया। संस्थापक इसके कौन है? मुजफ्फर अली। 2001 रूमी फाउंडेशन के तहत क्या हुआ था? ये जो महोत्सव हो रहा है इसका आयोजन हो रहा है, तो इसके संस्थापक है मुजफ्फर अली। कौन है? मुजफ्फर अली, और 2001 से इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके चलिए, तो याद रहे सूफी संगीत और संस्कृति से रिलेटेड है, और कहाँ पे हो रहा है? सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। जहान ए खुसरो नई दिल्ली और सुंदर नर्सरी कीवर्ड्स हमारे याद रहे। विशेष कार्यक्रम नजर ए कृष्ण, इसमें देखिए नजर ए कृष्ण भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत पर प्रस्तुति। देखिए भारत की साझा, साझा मतलब हमारी जो मिक्स कल्चर है उस विरासत पर इसकी प्रस्तुति होगी। जहान खुसरो महोत्सव भारतीय सूफी संस्कृति और संगीत का महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी ने इस महोत्सव की महत्ता को और बढ़ाया है। तो इसमें पार्टिसिपेशन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, तो इनकी जो भागीदारी हुई थी, इनके अटेंडेंस इस महत्व को क्या किया है? महत्व दिया है। ठीक, भारतीय हस्तशिल्प, संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का एक अद्वितीय प्रयास है। भारत के देखिए हस्तशिल्प, हाथों से जो हम शिल्प बनाते हैं, वो संगीत और सांस्कृतिक विरासत। ओके यह महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करता है। भारत की जो धरोहर है सांस्कृतिक, उसको वर्ल्ड लेवल पर क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ओके चलिए,
हाँ चलो, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो आग, अगर इस सेशन का मजा ले रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए रिवीजन कर लेते हैं हमने जो अभी अभी भी पढ़ा है, नजर ए कृष्ण। हाँ चलो, हाल ही में दोरा बाबू त्रिपाठी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दोरा बाबू को हाल ही में कौन से पद पर नियुक्त किया गया? रिसेंटली टू विच पोजीशन हैज दोरा बाबू को अपॉइंट किया गया है? आपके पास ऑप्शन है और 15 सेकंड का वक्त है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ है, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर है, या फिर एसबीआई के चेयरमैन के रूप में इनको किया गया है। हाँ ठीक है, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई। हाँ, यहाँ पे एसबीआई लाइफ होना चाहिए था, एसबीआई। और आपका वक्त तो वैसे भी खत्म हो चुका है, एसबीआई लाइफ। ओके ठीक है। तो सही आंसर आपने दिया है। क्या है, हमने याद रखा था कि डेप्यूटी वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डेप्यूटी चीफ वाले नहीं, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई लाइफ, इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, दोरा बाबू जी को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में एक महत्वपूर्ण उद्घाटन हुआ जिसे जैन आचार्य, कौन? जैन आचार्य लोकेश मुनि और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया गया? कौन सा शहर है वो? दिल्ली, गुरुग्राम या फिर मुंबई? वर्ल्ड पीस सेंटर की बात शायद ये लोग कर रहे हैं, तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? ओके वेरी गुड। चलिए, दिल्ली, गुरुग्राम या मुंबई, कौन से शहर में इसका आयोजन हुआ था? दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, इसका आयोजन हुआ था गुरुग्राम में। कौन से गांव में? गुरुग्राम में। ये क्या है? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है, ये भी हमने याद रख लिया है। चलो आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड पीस सेंटर भारत में किसका प्रतीक होगा? अभी अभी जिसकी बात की है हमने, वर्ल्ड पीस सेंटर, वो भारत में किस चीज का प्रतीक बनेगा? चलिए बताइए। आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का प्रतीक बनेगा, आर्थिक सशक्तिकरण और नवाचार का बनेगा, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग का बनेगा? 15 सेकंड में दे सकते हैं आप इसका जवाब, 15 सेकंड है आपके पास। ओके, लेकिन सर 15 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हमको लगता है। ओके ओके ओके, चलिए चलिए आंसर देने की कोशिश करें। आप लोग दे रहे हैं वर्ल्ड पीस सेंटर, ये भारत का अपने में एक अपने आप में पहला वर्ल्ड पीस सेंटर होगा, भारत का पहला है। ओके, और इसका जवाब देने के लिए जो वक्त था वो खत्म हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता। क्या है? आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का ये प्रतीक बनने वाला है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रिवीजन का। जहान ए खुसरो महोत्सव किस चीज से संबंधित है? जहान ए खुसरो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद भारतीय, चलिए 15 सेकंड में बताइए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, सूफी संगीत और संस्कृति से रिलेटेड है, या फिर भारतीय लोक कला से रिलेटेड है? कौन सा महोत्सव? जहान ए खुसरो महोत्सव किस चीज से रिलेटेड है? समय हो चुका है खत्म। किस चीज से रिलेटेड? वेरी नाइस, सूफी संगीत और संस्कृति से रिलेटेड है, सूफी म्यूजिक एंड कल्चर से रिलेटेड है हमारा जहान खुसरो महोत्सव। आगे बढ़ लिया जाए। जहान खुसरो महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? जहान खुसरो महोत्सव 2025, वेयर वॉज द जहान खुसरो फेस्टिवल हेल्ड इन 2005? चलिए 2025 में कहाँ इसका आयोजन है? तो मुंबई में है, लखनऊ में है, या फिर नई दिल्ली में है? हाँ, 15 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस आंसर के लिए। जहान ए खुसरो महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है, मतलब इसका आयोजन स्थल कौन सा है? जहान ए खुसरो, वेरी गुड। आप सबको पता ही, सुंदर नर्सरी, कौन सी नर्सरी देखी थी हमने? सुंदर नर्सरी, सुंदर नर्सरी में नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। ओके चलते हैं आगे। वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्देश्य क्या है? क्या लगता है आपको, ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर हमारे भारत में पहली बार जो खुल रहा है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? शांति, अहिंसा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करना, समानता और संस्थागत शांति निर्माण को सशक्त बनाना। थोड़ा सा लंबा है, लीजिए 15 सेकंड का वक्त लीजिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। कोशिश करें, अपने आप से कोशिश करिए कि ये जो सवाल है थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, एक राउंड और लगा तो भी चलेगा, लेकिन क्या इसका उद्देश्य हो सकता है आपको बताना है। थोड़ा सा, वेरी गुड। क्या आएगा? ओके ओके, सबको लगता है कि शांति, अहिंसा, सामाजिक समरसता भी इसका आंसर आएगा। शिक्षा और पर्यावरण, हमने इसको भी अंडरलाइन किया था कि ये शांति से रिलेटेड है, लेकिन पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है ये भी अंडरलाइन हमने किया था। समानता और संस्थागत शांति को सशक्त बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो सारी चीजें इसमें आ जाने से ये बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे उद्देश्य इसके हैं, वर्ल्ड पीस सेंटर के हैं। तो ये पर्यावरण ऐसे लग सकता है कि शांति वाला केंद्र है, तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण क्या कर रहा है, लेकिन है उनके उद्देश्यों में ये भी एक
जन औषधि रथ, जन औषधि रथ को हरी झंडी किसने दिखाई और रवाना किया? हु फ्लैग्ड ऑफ द जन औषधि रथ? ठीक है, तो जेपी नड्डा जी, उद्घाटन और प्रमुख अतिथि, चलो ठीक है। तो जेपी नड्डा जी ने क्या किया? जेपी नड्डा जी ने जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाई और उसका उद्घाटन किया और उसको रवाना किया। जन औषधि रथ को हरी झंडी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी। तो हमारे आज के लेक्चर के, हमारे आज के सेशन के दूसरे मंत्री है। पहले मंत्री अश्विनी वैष्णव जी थे, दूसरे मंत्री है, कौन से मंत्री है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा जी, याद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी। हम लोग हर रोज कम से कम एक मंत्री जी को याद करते हैं, रिवाइज कर लेते। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कार्यक्रम में शामिल कौन कौन? केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, तो आरोग्य से रिलेटेड केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी तीसरी मंत्री। ठीक है, दो मंत्री, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, दोनों यहाँ पे हाजिर थे। तो जेपी नड्डा जी को याद रखना है और जन औषधि रथ, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट वाला, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, कौन सी परियोजना है ये? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। देखिए, आपको ये, आप ये पीएम बीजेपी कैसा रिलेटेड, पीएम बीजेपी याद रखने में भी इजी है। देखिए, पीएम बीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। और प्रधानमंत्री अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। तो ये पीएम बीजेपी याद रखने में इजी है। ओके, के तहत ये सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्या है? ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है? हमें सस्ती दवाएं उपलब्ध कराती है। चलिए, मुझे आपके लिए एक, अभी अभी के लिए एक अगले नेक्स्ट मिनट के लिए, ये ऐसे कौन से मेडिकल शॉप होते हैं जिनमें सस्ती दवाएं हमें मिलती है? उसका नाम क्या होता है? जनरली क्या नाम होता है? चलिए, ओके। हाँ, तो याद रखें। हाँ हाँ, आपको कमेंट करना है, आपको अपने अपने कमेंट में कमेंट करना है कि कौन से ऐसे मेडिकल शॉप है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं और जिनमें हमें सस्ती दवाएं उपलब्ध मिलती है। या कमेंट में डालिए इसका आंसर। आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं और गरीब वर्ग को स्वास्थ्य के लाभ पहुंचाना, ये जनरत के उद्देश्य है। यस, जन औषधि, वेरी गुड। कौन से? जन औषधि औषधालय, जन औषधि औषधालय। ओके, जन औषधि चीप मेडिसिन। अरे, या जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक, जेनरिक नाम सुना है आपने? जेनरिक, GENERIC, जेनरिक मेडिकल शॉप जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं जिसमें हमें सस्ती दवाएं मिलती है। जन औषधि केंद्रों के महत्व को बढ़ावा देना और अधिक लोगों को इससे जोड़ना। तो ये जन औषधि जो रथ है, इससे रिलेटेड ये निष्कर्ष याद रहे। ओके, चलो नेक्स्ट वाला। डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ओके, वेयर वाज द डेजर्ट हंट 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड? हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ, कभी-कभी होता है, चलो। वायुसेना स्टेशन जोधपुर, कहाँ पे? वायुसेना स्टेशन जोधपुर। किस चीज़, कौन-सा? देखिए, डेज़र्ट हंट, नाम याद रखिए, डेज़र्ट हंट 2025, ये जो एक्सरसाइज़ है, इधर देखो, हिंदी में इसको अभ्यास कहते हैं और हम इंग्लिश में इसको एक्सरसाइज़ कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर, अभ्यास का परिचय देखिए, डेज़र्ट हंट 2025 नाम है इसका, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। अभ्यास का प्रकार देखिए, त्रिसेवा मतलब थ्री सर्विस, विशेष बल अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का प्रकार क्या है? त्रिसेवा, विशेष बल अभ्यास है ये। ओके, तो ये जो प्रकार है त्रिसेवा या फिर थ्री सर्विसेज। ओके, मतलब इसको इंग्लिश में ट्राई सर्विसेज कहा जाएगा, ट्राई सर्विसेज। ओके, स्पेशल फोर्स का ये एक एक्सरसाइज होता है। तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर, और नाम बहुत बड़ा, थोड़ा सा अजीब है, डेजर्ट हंट। और जोधपुर राजस्थान में है, तो राजस्थान में डेजर्ट है, ऐसा हम लॉजिक लगाकर याद रखते हैं। डेजर्ट हंट राजस्थान। संबंधित बल, भारतीय नौसेना के पैरा मिलिट्री विशेष बल, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो इसमें आए हैं, और भारतीय वायुसेना के गरुड़ आए हैं। ठीक है, तो कौन से हैं? देखो, भारतीय जो सेना है, सेना की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, नौसेना के मरीन कमांडो है, और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज है। मतलब यहाँ देखिए कौन कौन है। वो जो हमारी नॉर्मल वाली सेना होती है, पैदल सेना, उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस। नौसेना मतलब मरीन, हमारे जो नौसेना है समुद्र वाली, तो उसके मरीन कमांडो आए हैं, जिसको मार्कोस कहते हैं हम। और वायुसेना के गरुड़ विशेष, वायुसेना का कौन सा? गरुड़, जो उड़ता है। तो गरुड़ उड़ता है तो वो वायुसेना का है। तो ये वाले विशेष बल उनके इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। इसके निष्कर्ष देखते हैं। डेजर्ट हंट 25,
ट्राई सेवा समन्वय समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्यों समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है? क्योंकि जल, स्थल और वायु कि ये तीनों का समन्वय होगा, तभी हम किसी देश पे क्या कर सकेंगे, विजय पा सकेंगे। इससे भारतीय विशेष बलों की संयुक्त संचालन क्षमता में सुधार होगा। अब देखिए ये जो विशेष बल है ना? यहाँ पे डायरेक्ट मिलिट्री, डायरेक्ट नेवी या डायरेक्ट एयरफोर्स नहीं है। उनके विशेष अलग-अलग जो बल है, उनकी जो अलग-अलग फोर्सेस है, इनका ये अभ्यास था। याद रखें, राष्ट्रीय सुरक्षा और आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में तैयारियों को मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में हम क्या करने चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, तो इसके लिए ये काम आएगा। न्योकुम त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओके, चित्र देखकर आप पहचान सकते हैं। न्योकुम त्योहार, इन व्हिच इंडियन स्टेट इज द न्योकुम फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ से होगा। ओके, न्योकुम त्योहार नॉर्थ ईस्ट पता है ना आपके, हमारे भारत के उधर नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है, सेवन सिस्टर्स, उनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं। ओके, जैसे जो यहाँ पे कहा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे क्या है, उधर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो ये कौन से स्टेट का देखते हैं न्योकुम त्योहार? तो न्योकुम त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का। याद रहे, न्योकुम त्योहार अरुणाचल प्रदेश। त्योहार का परिचय, मनाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति? नीशी जनजाति। नीशी, नीशी का जो स्पेलिंग है नीशी, NYISHI, NYISHI। याद रहे, नीशी जनजाति। स्थान अरुणाचल प्रदेश। अर्थ न्योक, न्योक का अर्थ है भूमि या फिर पृथ्वी। ओके, न्योकुम, न्योकुम त्योहार है तो न्योक का अर्थ है भूमि या फिर पृथ्वी, कुम मतलब सामूहिक एकजुटता। तो न्योकुम भूमि या पृथ्वी की सामूहिक एकजुटता, ये इसका अर्थ यहाँ पे निकलने वाला है। याद रहे, अरुणाचल प्रदेश न्योकुम फेस्टिवल। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का आह्वान, सद्भाव, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना यहाँ पे की जाती है। न्योक्युम त्योहार अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक परंपरा, यह प्रकृति के प्रति आदर, सामूहिकता और आध्यात्मिक संतुलन को दर्शाता है। हमें जो प्रकृति चीजें देती है, उसके लिए हमें इससे आदर दिखाना चाहिए। निशी जनजाति कि यह परंपरा भारतीय आदिवासी संस्कृति की समृद्ध धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो न्योक्युम याद रहे, अरुणाचल प्रदेश। न्योक्युम फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एफपीओ, फार्मर, देखिए किसान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ की स्थापना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आगे बढ़ लेते हैं। किसानों की संगठित करना, किसानों को संगठित करना और उनकी आय बढ़ाना। एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका उद्देश्य है किसानों को संगठित करना और उनकी आय बढ़ाना। संगठन और आय, ये दोनों यहाँ पे कीवर्ड है। एफपीओ की हालिया उपलब्धि क्या है? केंद्र सरकार की योजना के तहत 30 लाख किसान, कितने, 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े, जिनमें 40% महिलाएं शामिल है। तो ये जो फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसानों का ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 लाख किसान जुड़े हैं। कितने? 30 लाख, और जिनमें 40% महिलाएं हैं। 40%, याद रखें, 40 मतलब लगभग 12 लाख महिलाएं। रिसेंट अचीवमेंट है एफपीओ की क्या है? 30 लाख किसान इससे जुड़े हैं। तो याद रहे, नया है मतलब सारे लोगों के संगठन होते तो किसानों का क्यों संगठन ना हो? तो इसलिए ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें एफपीओ का शुभारंभ बिहार के कौन से? बिहार पे खगड़िया जिले में किया, जो मक्का, केला और धान उत्पादन पर केंद्रित है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 10,000वां एफबीओ, ऐसे कितने एफपीओ है? बहुत सारे हैं, तो 10,000 हो चुके हैं। और 10,000वां जो एफपीओ है, बिहार के खगड़िया जिले में उसका उद्घाटन किया, जो मक्का, केला और धान उत्पादन पर केंद्रित करता है। इस योजना को 2027-28 तक 6,865 करोड़ के बजट के साथ लागू किया गया है। 2027-28 तक ये वाला ये योजना होगी, और उसको कितने, 6,865 करोड़ के बजट के साथ लागू किया गया। तो याद रहे, बिहार में 10,000वां, कितवा, 10,000वां एफपीओ, और शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले में हुआ है। ठीक है, एफपीओ कृषि क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी मॉडल साबित हो सकता है। सरकार की मजबूत वित्तीय सहायता, सरकार की मजबूत वित्तीय सहायता और योजनाएं
ओके, सहायता और योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। एफपीओ से जुड़े किसान अब बाजार में सीधा सौदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीधा सौदा कर सकते हैं बाजार में और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो किसानों को उनके उनकी उपज के लिए कोई अब क्या नहीं करेगा, कोई अब कम ब्लैकमेल नहीं करेगा, उनका अनाज कम रेट में कोई खरीद नहीं सकेगा। चलिए, जो पढ़ा उसका रिवीजन होना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है हमको। ऑप्शंस बहुत सारे हैं और आपके पास 15 सेकंड का वक़्त है। तो सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देना। क्या हो सकता है इसका आंसर? अरे बाप रे! आप लोग बहुत ही फास्ट है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में देखिए 15 सेकंड खत्म हो चुके हैं। देखिए, सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराना ये एक उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कराना ये भी यहाँ का उद्देश्य है। ओके, और जन औषधि केंद्रों को बढ़ाना ये भी इस योजना का उद्देश्य है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट। डेज़र्ट हंट 2025 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? सेना विशेष बल का अभ्यास, ट्राई सेवा, विशेष बल अभ्यास या फिर सामरिक परमाणु युद्ध अभ्यास? 15 सेकंड आपके पास है, 15 सेकंड में इसका आंसर देना चाहेंगे? दे दीजिए। डेज़र्ट हंट जो अभी-अभी राजस्थान में आयोजित हुआ था, किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? कौन से प्रकार का? वेरी गुड, 15 सेकंड में तो आपने इसका आंसर बिल्कुल दे दिया और ये है त्रिसेवा, ट्राई सर्विसेज विशेष बलों का अभ्यास है। कि कौन से विशेष बल, सारी सेनाओं के जो-जो पैरा फोर्सेस होते हैं, विशेष बल होते हैं, उनका ये अभ्यास है। डेज़र्ट हंट, नेक्स्ट वाला डेज़र्ट हंट 25 अभ्यास में कौन-कौन से विशेष बल शामिल थे? ये जो डेज़र्ट हंट 2025 हुआ था, इसमें कौन-कौन से विशेष बल शामिल थे? व्हिच स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन द डेज़र्ट हंट 2025? भारतीय सेना के पैरा, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़, कौन-कौन हुए इसमें शामिल? नौसेना, अपनी सेना और वायुसेना तीनों के मिलाकर, वेरी गुड, इसमें सोचने वाली ज़्यादा बात है ही नहीं। भारतीय सेना के भी है, नौसेना के मरीन कमांडो भी है, वायुसेना के गरुड़ भी इसमें शामिल हुए थे। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी और हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, न्योकम त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द न्योकुम फेस्टिवल? आपका समय शुरू होता है अब। निशी जनजाति, गोंड जनजाति या फिर भील जनजाति या फिर संथाल जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। न्योकुम त्योहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश में इसे मनाया जाता है हमारी संस्कृति के लिए, हमारी कलाओं को याद रखने के लिए, आध्यात्मिकता को याद रखने के लिए। और जनजाति कौन-सी है? यस, आप सभी ने 15 सेकंड के अंदर इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। नीशी ट्राइब है, कौन-सी जनजाति है? नीशी, ये जनजाति न्योकुम त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में, हमने जिला पूछा है, 10,000वें एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है? कौन से जिले में? ओके, तो याद रहे आंसर आपको 15 सेकंड में बताना है। सीवान जिला, बिहार, खगड़िया जिला बिहार या फिर गया जिला बिहार। बिहार के सीवान में, बिहार के खगड़िया में या फिर बिहार के गया जिले में, कौन से जिले में 10,000वां, एक ना कितवां है, भारत में तो बहुत है, तो उसमें से 10,000वां एफपीओ का उद्घाटन उन्होंने कहाँ किया? ओके, वेरी गुड, सब लोग ये तो याद हो गया आपको। कौन सा जिला है? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? चलिए, हम लोग दूसरे देश से सिर्फ लेते नहीं है, हम बाकी के गरीब देशों को भी हम मदद करते हैं, भारत वाले। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड कंट्री $1 मिलियन, ओके, $1 मिलियन की सहायता भारत से? लाओस, कौन सा देश है? लाओस, ओके, LAOS, लाओस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो भारत में हमारा कंट्री है, देखिए इधर म्यांमार है, म्यांमार से इधर भारत है और इधर म्यांमार से लग के लाओस, उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन लाओस बस भारत के बाजू में जो म्यांमार है, म्यांमार के बाद लाओस हमें दिखाई देगा। हमने अभी अरुणाचल प्रदेश देखा था, अरुणाचल प्रदेश के बाद उधर म्यांमार, म्यांमार के बाद उधर लाओस। ओके, तो लाओस को हमने $1 मिलियन की सहायता की है। भारत में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की। देखिए, इस जो है ना लाओस, हम शॉर्टकट में लाओ कहते हैं, तो उसका नाम है लाओ
पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आजकल ये इतना लंबा चौड़ा नाम लिखना आजकल फैशन हो चुका है। हम लोग ना आजकल जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे मोबाइल फोन है, चार्जर है, चाइना क्या नाम लिखते हैं याद है आपको? चाइना पीआरसी लिखती है। चाइना अपना नाम अपने प्रोडक्ट्स के जगह पे पीआरसी लिखती है। आप मुझे पीआरसी का लॉन्ग फॉर्म बताएंगे क्या है पीआरसी? यह सहायता भारत यूएन विकास साझेदारी, ओके कौन सा है? भारत यूएन विकास साझेदारी कोष, कौन सा कोष है? भारत यूएन मतलब यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड नेशंस। तो यह सहायता भारत यूनाइटेड नेशन विकास साझेदारी कोष के तहत दी गई है। ओके पीआरसी, पीआरसी यस, पीआरसी। पीआरसी क्या है? पीआरसी चाइना पीआरसी लिखता है, लेकिन पीआरसी का लॉन्ग फॉर्म मैंने आपसे पूछा है क्या है पीआरसी? तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसा लिखती है आजकल। ओके, क्योंकि लोग प्रोडक्ट पे चाइना देखकर चाइना का माल है इसलिए नहीं खरीदते, ऐसा लोग कहते हैं। ओके, मुझे पता नहीं। भारत की यह सहायता लाओस में कुपोषण को दूर करने में, कुपोषण पता है ना, खाना नहीं मिलने से बच्चे बहुत बारीक बारीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो वाला कुपोषण को दूर करना है। खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो यह भारत ने हमारे, हम भारत को जो सहायता देते हैं उससे क्या होगा? कुपोषण दूर होगा और खाद्य सुरक्षा है उसको मजबूत करने में दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। यह पहल भारत की वैश्विक विकास प्रतिबद्धता और मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दर्शाती है। ऑब्वियसली भारत विकासशील देशों की सहायता के लिए यूएन साझेदारी कोष, याद है कौन सा कोष है? यूनाइटेड नेशंस साझेदारी कोष के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभा भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे? हमने लाओस को $1 मिलियन दिए हैं। 1 मिलियन कितने? 1 मिलियन था ना? यस, देखिए $1 मिलियन, मिलियन क्या होता है और कितना होता है सबको पता है ना? 1 मिलियन, 1 मिलियन ये 1,000 जो होता है, 1,000 पे आप लोग अगर 3 जीरो लग देंगे तो मिलियन हो जाएगा। इसके ऊपर ये बार बार मैं आपको रिपीट करके बताता रहता हूँ, ये बिलियन हो जाएगा, ये मिलियन और ये बिलियन। और इसके ऊपर आप अगर ये जो 3 3 0 है, ये 3 3 0 है, ये 3 0 है, इसके ऊपर अगर आप और 3 0 रख देते तो ये ट्रिलियन हो जाएगा। ओके, ये रुपीज में। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। $1 मिलियन हमने उनको दिए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कौन करने वाले हैं? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो हो रहा है तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, 2025? हाँ, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। चलिए आज के हमारे क्लास के, आज के हमारे सेशन के तीसरे मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री, कौन से मंत्री है? केंद्रीय संचार मंत्री, यूनियन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसमें भारत का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 है, तिथि 3 से 6 मार्च 2025 में होगी। और ये स्थान कौन सा है? बार्सिलोना, स्पेन। स्पेन में, स्पेन जो कंट्री है, स्पेन की कंट्री, स्पेन और स्पेन की बार्सिलोना नाम के शहर में ये क्या हो जाएंगे? भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री जी के साथ भारत के नवाचार परिस्थिति तंत्र को उजागर करने का ये मंच हो सकता है। दूरसंचार कंपनियों और इनोवेटर्स, देखो कंपनियों और इनोवेटर्स को अपने समाधान प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो कांग्रेस 2025 की है, भारत का भागीदारी का क्या महत्व है? तो इसमें भारत की डिजिटल और मोबाइल टेक्नोलॉजी में वैश्विक भूमिका को मजबूत करना, नवाचार को गति देने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी करना और भारत को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ओके, साथ ही रणनीतिक सहयोग और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करने का हमें वहां पे अवसर मिलने वाला है। तो ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ पर होने वाली है? बार्सिलोना, स्पेन कंट्री के बार्सिलोना में होने वाली है। हमारे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पर जाने वाले हैं। चलो टीचिंग परीक्षा का ये महल जो है हमारी करंट अफेयर से पहले, इसको अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। 2025 की शुरुआत में किस विश्व नेता को सबसे अधिक अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है? विच वर्ल्ड लीडर हैड हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 2025? ये सारे
पूरे दुनिया के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नेता है, ये इनके चित्र है। तो किस नेता को सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग, कौन-सी रेटिंग? अप्रूवल रेटिंग जो जनता के द्वारा मिलती है, तो किसे मिली है? तो ये नरेंद्र मोदी जी है। इनको 75% 75% अनुमोदन मिला है। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए ये चुने गए। मजबूत आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, बुनियादी ढांचा सुधार और कल्याणकारी योजनाओं के लिए इनको जनता के द्वारा क्या मिला है? 75% अनुमोदन मिला है नरेंद्र मोदी जी को। अगली में अब देखिए दूसरे हैं क्लाउडिया शिनवान मेक्सिको के। इनको 66% अनुमोदन मिला है। मेक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन है? क्लाउडिया शिनवान। ये देख रहे हो आप चित्र में, क्लाउडिया शिनवान मेक्सिको। क्या है ये? मेक्सिको कंट्री। इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी 2025 में। सामाजिक न्याय, जलवायु नीति और मध्यम वर्ग के आर्थिक सुधारों पर इन्होंने जोर दिया था। अब तीसरे है डोनाल्ड ट्रम्प 52%। तो दूसरी बार, कितनी बार याद रखिए, डोनाल्ड ट्रम्प कितनी बार? दूसरी बार राष्ट्रपति बने 2025 में। अभी जनवरी में उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को 52% मिला है, क्लाउडिया शिनबान को 66% मिला है और 75% नरेंद्र मोदी जी को मिला। आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सख्त आव्रजन नीति और विदेश नीति पर अभी ये इन्होंने मजबूत पकड़ कर ली है। ओके, मेक्सिको। चलिए, ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम। आगे बढ़ते मुख्य न्यूज़। नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर सबसे अधिक स्वीकृत नेता। कई नेताओं की लोकप्रियता आर्थिक नीतियों और राष्ट्रीय स्थिरता पर आधारित है। अब देखिए ना, ये जो लोकप्रियता किस चीज पर आधारित होती है? देश की आर्थिक नीतियों पर और राष्ट्रीय स्थिरता पर आधारित होती है। अमेरिका, अर्जेंटीना, पोलैंड जैसे देशों में राजनीतिक परिवर्तन के बाद उच्च अनुमोदन रेटिंग हुआ है। ठीक है, ये इमेज की ध्यान दे, बहुत बारीक है, दिख नहीं पाएगी। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सेबी के न्यू अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन उसको, हाँ इंग्लिश में हम कहेंगे चेयरमैन। सेबी के नए चेयरमैन के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे जी। तुहिन कांता पांडे जी को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थी? माधवीपुरी, ये पहले वाली है। माधवीपुरी बुच ये इससे पहले थी। अब इनका स्थान कौन लेंगे? तुहिन कांता पांडे जी, जिनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। सरकारी आदेश के अनुसार उन्हें 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? सिर्फ 1 वर्ष के लिए सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारे तुहिन कांता पांडे, टीके पांडे जी को 1 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव। सितंबर 2024 में भारत के वित्त सचिव हुए थे तुहिन पांडे जी। क्या है? टीके पांडे। सितंबर 2024 में भारत के वित्त सचिव नियुक्त हुए थे। विनिवेश सचिव के रूप में 5 साल से ज्यादा की सेवा उन्होंने की है, जो सबसे लंबा कार्यकाल है। क्या है? 5 साल से अधिक। कौन से? याद रखिए, ये वित्त सचिव है और ये विनिवेश सचिव है। ओके, वित्त सचिव वो कब बने? 2 सितंबर 2024 में। और इससे पहले विनिवेश सचिव के रूप में 5 साल से ज्यादा काम ऑलरेडी कर चुके हैं। एलआईसी और आईपीओ और एयर इंडिया के टाटा ग्रुप को सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, एलआईसी के आईपीओ जो है, एलआईसी के आई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो होते हैं, और एयर इंडिया के टाटा ग्रुप को सौंपने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओके, चलिए। सरकारी कंपनियों के मूल्य सृजन और जवाबदेही बढ़ाने पर इन्होंने क्या किया है? जोर दिया है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने लाओस को किस साझेदारी कोष के तहत सहायता प्रदान की? भारत ने लाओस को सहायता प्रदान की, सबको पता है, लेकिन किस साझेदारी कोष के तहत सहायता प्रदान की है? विश्व बैंक विकास कोष है, यूएन विकास है, विकास साझेदारी कोष है, या फिर G20 आर्थिक सहयोग कोष है? 15 सेकंड में आप इसका यस यस भारती मिश्रा जी। अंडर विच पार्टनरशिप फंड्स हैज इंडिया प्रोवाइडेड असिस्टेंस? 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट फंड, यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, या फिर G20 इकोनॉमिक ऑपरेशनल फंड। या तो आपका 15 सेकंड का समय हो रहा है खत्म, और इसका आंसर है यूएन, यूनाइटेड नेशंस विकास साझेदारी कोष, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड से के तहत भारत ने लाओस को $1 मिलियन की सहायता की। भारत द्वारा लाओस को दी गई सहायता
किस उद्देश्य से प्रदान की गई है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियाज असिस्टेंस टू लाओस? कुपोषण को दूर करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, या फिर शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए? 15 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। टू एलिमिनेट माल न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फॉर कोऑपरेशन इन द एजुकेशन। आपको इनमें से एक ऑप्शन चुनना है और इसका जवाब देना है। ओके, 15 सेकंड का समय खत्म। और इसका जो उद्देश्य है जो हमने दिया है लाओस को, उसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, ये हमारे उद्देश्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन, भारत द्वारा लाओस को दी गई। ओके ओके। नेक्स्ट, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई? ओके, जाएगी लंदन यूके में, नई दिल्ली भारत में, या फिर बार्सिलोना स्पेन में? कहाँ आयोजित होगी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025? कहा जा रहा है जहाँ पे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाने वाले हैं प्रतिनिधि के रूप में। वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया है। ये होने वाली है बार्सिलोना स्पेन में आयोजित होने वाली है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मैक्सिको की पहली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? मैक्सिको जो 2 नंबर का उनको अनुबंधन मिला था 60% वाला, तो मैक्सिको की पहली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको? हो सकता है ये अगले साल होने वाली एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मैक्सिको कोई छोटा मोटा देश नहीं है, अमेरिका से लग के मैक्सिको बहुत बड़ा कंट्री है। तो डोनाल्ड ट्रंप, क्लाउडिया शिनबाम, या फिर कौन? यस, आप सभी ने सही जवाब दिया है। क्लाउडिया शिनबाम जी है मेक्सिको की क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ओके, आपको याद है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कमेंट में आंसर दीजिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की पूछ रहा हूं मैं, मेक्सिको की ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस स्तर पर सबसे अधिक स्वीकृत नेता के रूप में चुना गया? वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस, प्रतिभा जी पाटिल। सरोजिनी नायडू भारत की राष्ट्रपति कब थी भाइयों? हाँ चलिए, एट विच लेवल वाज नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अप्रूव्ड लीडर? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, या वैश्विक स्तर पर? कौन से स्तर पर नरेंद्र मोदी को, कौन से स्तर पर 75% अनुमोदन मिला था? 75%, जो विश्व में सबसे अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप जिस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिनको यस क्लास टाइम अभी खत्म होने वाला है, तो उनको वैश्विक स्तर पर अनुमोदन मिला हुआ है। यस, प्रतिभाताई पाटिल हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तुहिन कांता पांडे ने किसका स्थान लिया? चलिए, तुहिन कांता पांडे जो सेबी के अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? वेरी गुड, आप यस यस कमेंट कर रहे हैं। चलो, माधवी शक्तिकांत दास जी का, माधवीपुरी बूच का, या फिर सुभाष चंद्र गर्ग का? किसका स्थान लिया? यस, आप सभी ने सही आंसर दिया है, माधवीपुरी जी। माधवीपुरी बुच ये इनका नाम है, उनका स्थान लेकर ये बने हैं और अगले 1 साल तक क्या बने रहेंगे? सेबी के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन, और आपके बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण भागीदारी और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ऐसे वक्त, ऐसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।